जिला पंजीयक कार्यालय पर चल रही धांधलीबाजी को उजागर करने गए पत्रकारों पर सरेआम हमला हुआ। पिछले कुछ दिनों से पत्रकारों की टीम कार्यालय में भूमाफिया, प्राइवेट कर्मचारी और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ की खबरें कर रही थी, जिसे लेकर उन पर दबाव बढ़ रहा था। पत्रकारों का आरोप है कि कार्यालय में हंगामे के दौरान उनकी खुलेआम पिटाई की गई। इतना ही नहीं, पत्रकार विकास रावत को एक पुलिस अधिकारी ने व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी कि अगर रजिस्ट्रार ऑफिस आना बंद नहीं किया तो मॉलेस्टेशन का केस किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उक्त अधिकारी की पत्नी जिला पंजीयन कार्यालय में सब रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ है। घटना के बाद पत्रकारों का एक दल एसपी से मिला और सुरक्षा की गुहार लगाई। पत्रकारों का कहना है, अगर वे सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो क्या करें, और दिखाएं तो पिटाई का शिकार हों। इस मामले पर पत्रकार जगत में कड़ी निंदा हो रही है। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुपेश सिंह यादव ने मीडिया पर हमले और हाथापाई की घोर निंदा करते हुए कहा कि ओबीसी महासभा पत्रकारों के साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सत्य की आवाज को दबाने नहीं दिया जाएगा और जो अधिकारी गुंडागर्दी पर उतारू हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद ग्वालियर का मीडिया जगत खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इधर देखिए सामने। दूसरी बात, जो पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है, इसके लिए हम बिल्कुल घोर निंदा करते हैं और ये मनसा थी उन लोगों की, जानबूझ के ये किया गया है। दूसरी बात ये है, जो अभी यूनिवर्सिटी थाने में उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें मैडम ने छेड़छाड़ लगाया गया है कि मतलब हाँ, सूचना हमें मिली है। तो मैं मैडम से एक चीज़ ये पूछना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि मैडम हमें ये बताइए, जब आपके साथ छेड़छाड़ हुई थी तो आपने उस टाइम पे पुलिस को क्यों फ़ोन नहीं लगाया, 112 को आपने कॉल क्यों नहीं किया कि हमारे साथ में पत्रकार आके छेड़छाड़ कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे आम जनता थी तब आपने क्यों नहीं बोला? आप खुद के कैबिन में बैठ के वो असहज महसूस कर रही थी, आपसे छेड़छाड़ हो रहा था, तो आपने अपने सीनियर अधिकारियों को क्यों नहीं अवगत कराया? पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं अवगत कराया? आपने कलेक्टर मैडम को क्यों नहीं अवगत कराया कि यहाँ के पे मीडिया बंधु आके मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं? तो ये कहीं ना कहीं उनकी बड़ी राजनीति है, सोची समझी साजिश है कि इस तरीके से हम पत्रकारों को ऐसे छेड़छाड़ का, क्योंकि छेड़छाड़ एक बहुत ही मतलब एक नीच तरीके का वो होता है और मैडम अपने महिला होने का दुरुपयोग कर रही हैं, जबकि मैडम को खुद मालूम है कि इस तरीके की एक पत्रकार कर ही नहीं सकता है, और अगर उनके साथ में हकीकत में छेड़छाड़ हुई होती तो वो तत्काल 112 डायल करती, जो आमतौर पे महिलाएं करती हैं। दूसरी बात, ये तो मारपीट के केस से बचने के लिए, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उस मुद्दे को भटका के दूसरे रूप में लिया जा रहा है कि छेड़छाड़ का मामला होगा तो इससे जो भ्रष्टाचार है इनका जो चरम सीमा पे है वो छुप जाएगा। इस मुद्दे को कहीं ना कहीं दबाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी बात, मैं तो अपने बीजेपी सरकार से ये आवेदन भी करूँगी और उनसे ये आग्रह भी करूँगी कि जितने भी वहाँ पर रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, सहायक हैं या रजिस्ट्रार हैं, इनकी इनकम और इनकी प्रॉपर्टी का भी जांच होना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टी कितनी है। और दूसरी बात ये है कि ये सबसे मतलब सोचने वाली बात है कि बाहर के लड़कों की आवश्यकता इनको क्यों पड़ी। आउटसोर्सेस जो वीडियो मैंने देखा है उस वीडियो में वो बंदे भाग रहे हैं, अगर वो गलत नहीं है तो उनको भागना नहीं चाहिए था और उनको बिल्कुल सामने आना चाहिए था। जो सीनियर उनके अधिकारी हैं उनको आना चाहिए था। और वहाँ पर भ्रष्टाचार इसलिए भी दिखता है क्योंकि जो बताया जा रहा है कि वहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं वो पिछले 15 से 20 सालों से वहाँ पर टिके हुए हैं, तो वो किस अधिकार से टिके हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े मंत्रियों को भी कमीशन जा रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कहीं बड़े भूमि माफिया मिले हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ग्वालियर में एक मर्डर हो गया था ज़मीन के ही पीछे, और कई अभी एक फौजियों से भी विवाद हुआ था गुर्जरों में, ठाकुर वर्ग में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके जो अवैध रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, एक प्लॉट पे 2-2 3-3 हो रही है, तो इन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कलेक्टर साहब से भी आग्रह करूंगी, मैडम जी से भी, कि आपके रहते हुए आपका रजिस्ट्रार एक ज़मीन पे 3-3 रजिस्ट्रियाँ कैसे कर रहा है, ये बहुत बड़ा मामला है। और इसमें आम जन के साथ साथ में बीजेपी सरकार को भी मुद्दे पे लेना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके वजह से पूरी बीजेपी सरकार बदनाम हो रही है। तो मैं यादव जी से यही बात करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि सर आप इस पर विशेष ध्यान दें। ग्वालियर चंबल संभाग इस टाइम पे इतनी बुरी स्थिति में है कि भ्रष्टाचार की सीमा ही समाप्त हो गई है। पहले जहां हम कहते थे कि अन्य राज्य भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उससे पहले नंबर पे हमारा भिंड, मुरैना, ग्वालियर आ गया है। तो इसीलिए आप लोगों से आग्रह है,
दूसरी बात ये है, मैं एक बात बिल्कुल भी कह दूं यहाँ के प्रशासन और शासन से, अगर पत्रकार बंधुओं को इस तरीके से मारपीट हुई दोबारा और इनके हित में कार्रवाई नहीं हुई रजिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो आम जनता सड़कों पे आएगी। और फिर दोष ना दें कि आम जनता, क्योंकि आम जनता की लड़ाई, हमारा मीडिया बंधु जो है वो चौथा स्तंभ है और उसको दबाने का मतलब यानी आम जनता की आवाज़ को दबाने के लिए। तो ये मेरी एक तरीके से शासन और प्रशासन के लिए आग्रह भी है और ये भी है कि आप देख लीजिए, सही कार्रवाई कीजिए, वरना आम जनता आपके खिलाफ होगी। जय हिंद, जय भारत। लगातार होती रही हैं, मामले उठाने गए थे तो आपके संग अभद्र व्यवहार किया गया, वीडियो भी उसके साक्षी हैं। तो उधर से भी आवेदन दिए गए हैं, आप लोगों के विरुद्ध में क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं लोकतंत्र को दबाने का प्रयास तो नहीं है? दोस्तों, जैसा कि आपने जाना अब तक कि किस तरह से रजिस्ट्रार कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा करने में और मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी विकास रावत जी पहुंचे हुए थे। लगातार 8 अगस्त से हम दोनों के द्वारा लगातार कवरेज किया जाती थी किस तरह से कलेक्ट्रेट कार्यालय में और कलेक्ट्रेट कार्यालय के जस्ट पीछे बने हुए रजिस्ट्रार कार्यालय में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा था। आम लोग जो जीवन की जमा पूंजी से अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट ज़मीन कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उस प्लॉट ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ 3-3 4-4 रजिस्ट्रियाँ भूमाफियाओं के नाम, दबंग लोगों के नाम कर दी जाती है। जैसी मैं शिकायतें मिली तो हम लोगों के कारण वहाँ पर पहुँचे रजिस्ट्रार कार्यालय, हमने कवरेज की। अब घटना आ जाती है 12 तारीख की। जिस दिन 12 तारीख को हम एक शिकायती पत्र लेकर रजिस्ट्रार अशोक शर्मा के पास जाते हैं तो बीच में हमें घेर लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा षड्यंत्र था। पूरे षड्यंत्र में आपको इस तरह बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रार हैं, उप रजिस्ट्रार हैं, सभी लोगों ने अपना काम बंद करके बैठे हुए थे और हमारा सिर्फ इंतजार कर रहे थे कब ये लोग आएँ और कब इनको घेरें। घटना इस प्रकार हुई कि जैसे हम पहुंचे, सब लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। हमें किसी बातचीत करने का मौका नहीं दिया, हमें वहां से निकलने का मौका नहीं दिया। हमारे साथ छेड़छाड़ी की गई, हमारे माइक तोड़े गए, हमें धक्के देकर मारपीट करते हुए कलेक्टर जो है रजिस्ट्रार कार्यालय के परिसर से बाहर तक हमें खदेड़ा गया। हमारे साथ माँ बहन की गालियाँ दी गई, हमारे साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि एक उच्च पद पर बैठे हुए उप रजिस्ट्रार जिन्हें KN वर्मा के नाम से जानते हैं, उन्होंने हमारे साथ हमारे ऊपर और हमारे सर के ऊपर जो है थप्पड़ों से प्रहार किया। उनके पाले हुए जो प्राइवेट लड़के हैं, जो बीते कई सालों से 5-5 10-10 सालों से वहाँ पर प्राइवेट लड़के से आपका मतलब प्राइवेट गुंडों से हैं? जी, प्राइवेट गुंडे जो वहाँ पर लगे हुए हैं, दलाली का काम करते हैं। अब प्राइवेट गुंडे क्यों लगे हुए हैं, मैं आपको कारण बता देता हूँ कि अगर कोई जांच बैठती है, अगर कोई व्यक्ति फर्जीवाड़े में पकड़ा जाता है तो पकड़े जाएंगे वो प्राइवेट लड़के और जो अधिकारी हैं वो सेफ बच जाएंगे। इसलिए प्राइवेट लड़के आजकल हर कार्यालय में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हम बात करते हैं मेन मुद्दे की। जिस तरह से हमारे पास मारपीट हुई, हम सीधा संबंधित थाना में पहुँचे। हमने आवेदन दिया। हमसे पहले जो रजिस्ट्रार हैं, उप रजिस्ट्रार हैं, सभी टीम पूरा रजिस्ट्रार कार्यालय छोड़कर थाने में आवेदन देने के लिए पहुँच चुके थे। अब घटना इस प्रकार होती है, जब हम आवेदन देने पहुंचते हैं, हमारे द्वारा आग्रह किया जाता है कि घटना से संबंधित CCTV फुटेज हैं वो सुरक्षित किए जाएं, लेकिन तब भी पुलिस थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है। 13 तारीख भी मिल जाती है। 14 तारीख को जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं थाना प्रभारी से, तो हमको बताया जाता है कि जो रजिस्ट्रार कार्यालय वहाँ के CCTV बंद हैं। अगर CCTV बंद हैं तो उक्त महिला द्वारा जो जिनका नाम निधि जादौन है और वो सब रजिस्ट्रार के पद पर वहाँ पर कार्यरत हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो निधि जादौन है वो एक RM है, उनको प्रभार दिया गया है रजिस्ट्रार का, उप रजिस्ट्रार का, लेकिन वो उप रजिस्ट्रार है ही नहीं और बीते कई सालों से वो लगातार रजिस्ट्रियाँ कर रही हैं। अगर कोई गलती रजिस्ट्रार की गलती से हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, वो भाई एक अलग बात है। उनके द्वारा 354 का जो है आवेदन दिया जाता है, 300 यानी कि छेड़खानी। अगर हम पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, पब्लिक में अगर छेड़खानी करते हैं तो क्या हमें पब्लिक छोड़ देती? दूसरा सवाल, अगर हम छेड़खानी करते भी हैं तो हम पत्रकार के नाते से क्या हम पब्लिक में छेड़खानी कर सकते हैं? तीसरा सवाल ये है कि जो पब्लिक परिसर है, जहां जनता का आवागमन है, उस क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, सवाल पूछते हैं संबंधित अधिकारी से कि ये प्राइवेट लड़का क्यों लगा हुआ है, कौन कौन व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या ये सरकारी काम में वादा है? शर्मा जी, इतने आप बड़े लेवल में मुद्दे उठाते रहते हैं और इतने बड़े लेवल पर वहाँ भ्रष्टाचार है, इस मामले को लेकर क्या आप लोकायुक्त पुलिस में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल लोकायुक्त पुलिस में जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज़ जानकारी बता दूं कि जो रजिस्ट्रार हैं अशोक शर्मा, वो बीते 15 सालों से लगातार यही थे। पहले उप रजिस्ट्रार से, अब उनका प्रमोशन होकर वो रजिस्ट्रार बन चुके हैं। और ऐसी जानकारी हमें मिली है सूत्रों के हवाले से कि लगातार 15 सालों से वो यहीं पर हैं। और सबसे अहम बात, महत्वपूर्ण बात कि लोकायुक्त उनके खिलाफ एक जो है
केस भी चल रहा है वो कई सालों से लंबित है, उसको उजागर नहीं किया गया है। अब मैं एक सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहूँगा कि हम पत्रकार हैं और लगातार हमारे द्वारा ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो जनहित के लिए जनता से जुड़े हुए हैं, जिससे जनता प्रताड़ित है, उन लोगों के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन हमारे द्वारा पिछले दिनों भी एक मुद्दा उठाया गया था जिसमें अनुसूचित जाति की बच्चियाँ जो 2 से 15 साल तक की बच्चियाँ हैं वो खाने तक को मोहताज हैं। लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो बड़े बड़े मंचों से दहाड़े मारते हैं कि हम अनुसूचित जाति पिछड़े और वंचित लोगों के लिए हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो भी सामने नहीं आए। आज हम बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में 25 से अधिक विधायक, मंत्री, सोशल मीडिया प्रभारी तमाम ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े मंचों से दहाड़े मारते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम करेंगे, हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, हम शोषित मंचों को उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आज वो नेता कहाँ हैं? आज वो नेता हमारी आवाज़ बनकर क्यों नहीं आ रहे? और मेरा सबसे बड़ा सवाल है जनता से कि जिस जनता के लिए हम दिनों रात अपने जान हथेली पर रखकर उन लोगों के पास जाते हैं जो लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं, बुआ पिया हो, दबंग हो, बदमाश हो, उनके खिलाफ खबरें चलाते हैं। कल को हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो अधिकारी होंगे जो इस पूरी घटना में संलिप्त हैं। और वो जनता से मेरा सवाल है कि आज वो हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं तो कल को हमारे साथ कुछ घटना हो जाती है, दूसरी बात घटना नहीं होती है तो हम अपना ये काम, पूरा मामला पुलिस के हैंडओवर में आ गया है। पुलिस कहाँ पे खड़ी पाते हैं आप? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस का धर्म होता है जनरक्षा और देशभक्ति। न तो इसमें जनरक्षा हो रही है और ना इसमें देशभक्ति हो रही है। कारण इस स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जब हम थाने में जाते हैं तो हमको धमकाया जाता है कि आपके खिलाफ 154, 354 की जो कार्रवाई कर दी जाएगी, आप शांत रहिए। हम एसपी महोदय के पास जाते हैं तो हमको धमकाया जाता है कि आपके खिलाफ 354 कार्रवाई कर दी जाएगी। जो महिला है वो महिला यहाँ पे आवेदन देखी गई है। थाने में हमसे कहा जाता है कि उनकी तथ्यों के आधार पर जो बयान देते हैं उन बयानों के आधार पर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन आपके पास जो सबूत हैं, वीडियो फुटेज हैं, आपके साथ मारपीट हुई है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। या तो आप शांत बैठ जाइए या फिर आपको एक कार्रवाई करवा लीजिए। 2 ही बातें हमको दी गई हैं एसपी ऑफिस से भी और थाना प्रभारी के द्वारा भी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि यह देश वाकई में संवेदनशीलता है, कि ये देश वाकई में लोकतांत्रिक देश है, क्या वाकई में स्वतंत्रता की व्यक्ति है, क्या वाकई में हम 180वीं जो है आज़ादी दिवस मना रहे हैं? अगर पुलिस के द्वारा आपकी फरियाद नहीं सुनी जाती या दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं तो क्या न्यायालय की शरण में जाएंगे आप लोग? देखो, न्यायालय की शरण जाना एक हमारे पास ऑप्शन भी है, लेकिन हम अपने ग्वालियर के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन पर बड़ा भरोसा है हमारा, न्याय के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो स्थिति हमारे सामने बनी हुई है उससे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर ही कार्रवाई कर दी जाएगी और हमें कहीं ना कहीं दबा दी जाएगा। कल को कुछ घटना भी हमारे साथ हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे भूमाफिया हैं जो भ्रष्टाचार कार्य से जुड़े हुए हैं, कई ऐसे मंत्रीगण हैं, नेता हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे दबंग लोग हैं जो बड़े लोगों का भी हाथ है जिसमें ऐसा लगता है। एक बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि जिन महोदय की पत्नी वहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद पर पदस्थ है, जिनका नाम है अर्चना दिनकर, उनके पति द्वारा हमारे वरिष्ठ पत्रकार को धमकाया जाता है कि अगर आप उस कार्यालय में जाते हैं दोबारा से, क्या आप बार बार जो वीडियो दिखाएंगे, क्या आप बार बार वहाँ पे जाएंगे? भैया, हम पत्रकार हैं और जनता के हित की बात के लिए हम मरते दम तक, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। कई पत्रकार इस लड़ाई में अपनी जान भी गंवा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन क्रांतिकारियों में हम दोनों का नाम लिख दिया जाएगा। और हमें इस बात का कोई भी लोभ लालच नहीं है और हम इस बात पर गर्व करेंगे कि हमारा नाम उस लिस्ट में आए, क्योंकि जो धमकी दी गई थी वो धमकी देने के बावजूद भी हम उस रजिस्टर कार्यालय में पहुंचे और हुआ वही जिस प्रकार की धमकी हमको आपने अपनी बात रखा। और आज हमारे साथी पत्रकार हैं जिनके साथ में अभद्र व्यवहार हुआ रजिस्ट्रार ऑफिस में, इस संबंध में पीड़ित हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हमारा सबसे बड़ा विषय ये है कि मारपीट होना कहीं ना कहीं ये नई बात नहीं है पत्रकारों के लिए। जो पत्रकार सच्चाई की आवाज़ बनकर जब सामने आता है, भ्रष्टाचार उजागर करता है, तो कई पत्रकार ऐसे भी रहे हैं जिनके साथ घटना ऐसी हुई है कि वो आज इस दुनिया में नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ हुआ क्या है कि हम लगातार भ्रष्टाचार उजागर कर रहे थे, जिसकी संकेत हमें मिल चुके थे कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई घटना हो सकती है। और उसी 12 तारीख को हमारे पास एक कॉल आता है जो अपने आप को एसडीओपी बताता है, जिसका नाम परमाल सिंह मेहरा है। तो उसने हमें धमकी दी थी कि आप बार बार क्यों जा रहे हैं। हमने कहा भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए बार बार भी जाना पड़े तो जाएंगे हम, आप कौन होते हैं इस तरह का सवाल करने वाले। तो बोले बड़ा पत्रकार बन रहे हो, धमकी भरा मैसेज था उनका। और
संबंध में हमने एसएसपी धर्मवीर यादव जी को एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में हमने उनको बोला भी कि सर हमें धमकी मिली है, तो हमने एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से हम रजिस्ट्रार ऑफिस में भी यही ज्ञापन देने के लिए गए थे, क्योंकि अशोक शर्मा जी बोल रहे थे हमें कि वहाँ की जो कमियाँ हैं आप हमें लिखित में दीजिए तब कार्रवाई करेंगे, नहीं अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने उनको वीडियो भी दिखाए थे, साक्ष्य भी मुहैया करवाए थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। तो हमने कहा अगर लिखित में दें शायद वो करते हैं, क्योंकि लगातार वहाँ पर प्राइवेट लड़के जो हैं बिना किसी वहाँ पर मतलब कोई परमिशन नहीं है, कोई ज्वाइनिंग नहीं दी गई है किसी तरह की उन्हें, उसके बाद एक अपनी बचाव के लिए वहाँ पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है, क्योंकि लगातार लाखों करोड़ों में वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है डेली। इस बात को उजागर करने में हम लगातार वहाँ पे कवरेज कर रहे थे। तो आजी साहब से या जो पद पे अभी विराजमान है, क्योंकि आजी तो है नहीं, डीआईजी साहब की चार्ज है, तो क्या उनसे बात हो पाई? से मेरी बात हुई थी एक्चुअली में, हम लोगों ने एडीजी सर जो मुख्यालय हैं भोपाल में उनको मैसेज फॉरवर्ड किया था, उन्होंने आसिफ सर के लिए फॉरवर्ड किया हुआ था, उन्होंने हमें बुलाया है, हम उनसे भी मिलेंगे। उन्होंने हमें बोला है कि आप आओ पूरी घटना बताओ, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि इस तरह का ये विभाग नहीं है, विभाग कई सारे हैं और कई सारे विभागों में कई तरह का भ्रष्टाचार है, लेकिन रजिस्ट्रार एक ऐसा विभाग है जिसमें मैं आपको बता दूं कि जमीन एक ऐसा मामला आ जाता, प्लॉट एक ऐसा मामला आ जाता है, जहाँ पर ग्वालियर में लगातार कई सारी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, जहाँ पर कई लोगों के परिवार उजड़ जाते हैं, क्योंकि गलत रजिस्ट्री, एक छोटा सा निर्णय, एक छोटी सी गलती एक इंसान को कितना बड़े लेवल पर, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टेड में खड़े हैं कई लोग, तो एसडीएम कार्यालय आके एसडीएम कोर्ट में लगा कर कई महीने निकल जाते हैं बेचारे। कई लोगों के रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री करने से पहले जांच करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और उस पर प्रॉपर एक व्यवस्था भी बननी चाहिए कि किस तरीके से कहाँ पर रजिस्ट्री, क्योंकि मैं आपको बता दूं कई ऐसी रजिस्ट्रियाँ हैं हमारे पास में, एक ही सर्वे की 2 रजिस्ट्रियाँ हो गई, जहाँ पर सर्वे नंबर नहीं है वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ कर दी हैं, मौके पर जगह बता दी गई है, तो कई विवाद उत्पन्न हुए। उनकी ओर से भी आवेदन दिया गया, कहीं अपनी दिए गए हैं, अपराध को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जी, उनकी ओर से भी आवेदन दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं ये पहला मामला नहीं, ग्वालियर में लगातार ये चीज़ें हो रही। जब रजिस्ट्रार इतनी बड़ी बात बोल रहा है, आप महल का कुछ ले आओ, महल की रजिस्ट्री हमसे ले लो, तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं आपको बता दूं करोड़ों रुपए वहाँ से जाते हैं और बड़े स्तर पे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं हमारी कोई व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार से, जो लगातार वहाँ पे हो रहा है और जिसका हमें आ जाना आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है, और हम वही आम इंसान की लड़ाई लड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको रास नहीं आई, जिसके कारण हमें ये कहीं ना कहीं मारपीट, हमारे साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, मारपीट हुई है, धमकी मिली है कि अगर दोबारा आओगे तो जान से मार दिया जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, जब करोड़ों का नुकसान उनका होगा तो 10-50 लाख देगी, किसी से मरवा भी सकते हैं, हमें कोई भी घटना हो सकती है हमारे साथ, जान की भी बिल्कुल जान माल की खतरा भी है हमें, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई हमारे लिए की नहीं गई है, जबकि कई सारे संगठन हमारे आवाज़ बनकर आ रहे हैं। और मैं सभी से बोलना चाहूँगा जो वास्तव में सच्चाई के साथ में खड़े होते हैं, जो ढोंग करने वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तव में जनता के हितों में काम करना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकार प्रेस एक ऐसी चीज़ है जो वास्तव में जनता की आवाज़ बनकर, जो एक्चुअल प्रेस है वो वास्तव में। विकास जी, पुलिस से आप क्या अपेक्षा करते हैं, पुलिस आपके साथ क्या करे इस समय, ये जो दरिंदगी पत्रकारों के साथ की जा रही है? ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि इस पर निष्पक्ष जाँच हो, कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है इनकी कॉल डिटेल भी चेक की जाए। मैं आपको बता दूं क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है, क्योंकि हमारी इस कवरेज के बाद इन लोगों ने पूरा प्लान किया गया है। हो सकता है इसमें मंत्री भी कई सारे इन्वॉल्व हों, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का यहाँ पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। और ऊपर तक मुझे लग रहा है थाना प्रभारी को भी दबाव बनाया जा रहा है, एसएसपी सर को भी दबाव बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा, जिसके कि पत्रकारों को डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, पत्रकारों को पीट तो लिया ही है, ऊपर से धमकाया है। पुलिस अधिकारी भी आपको धमकी दे रहे हैं? हाँ, हमें धमकी दे रहे हैं कि आपके ऊपर छेड़खानी। पुलिस अधिकारियों का क्या लेना देना जिला पंचायत कार्यालय से? हम तो उनको साक्ष्य दे रहे हैं, उसके बाद भी हमें धमका रहे हैं। उनकी क्या जॉइंट है? पुलिस अधिकारी अगर आपको धमकी दे रहे हैं, जैसे आपने परमाल सिंह मेहरा का नाम लिया, ये कौन है, ये शख्स कौन है? ये वो व्यक्ति है जो परमाल सिंह मेहरा, वो व्यक्ति है, इनकी जो वाइफ है वहाँ पर सब रजिस्ट्रार है, और क्या नाम है उनका? उनका अर्चना दिनकर नाम है, इनकी जो वाइफ है वो भी कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्योंकि हमने जब भी दिखाया है, सच ही दिखाया, हमारा कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है, लेकिन वहाँ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हम चाहते हैं उन पर 420 का मुकदमा दर्ज हो, और जितनी भी गड़बड़ी उन्होंने की हैं वो कहीं ना कहीं उन पर होना चाहिए कार्रवाई। और मैं आपको बता दूँ, एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ, आप सोचिए भ्रष्टाचार कितने बड़े स्तर पर है कि एक जो साहू हैं, मैं 5 साल पहले भी कवरेज किया है, प्रशांत साहू, वो अभी तक वहाँ पर टिके हुए हैं, और जानकारी ये भी आ रही है अशोक शर्मा जी ये हैं,
वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, जबकि एक प्रक्रिया है कि 3 जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोई भी शासकीय कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक किसी भी विशेष क्षेत्र में सेवा नहीं दे सकता। लेकिन ये 3 वर्ष छोड़िए, 18 साल ऐसा बता रहे हैं कि 18 साल से लगातार वहाँ पे टिके हुए हैं, तो बड़ा ये सवाल खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक के लोगों की सपोर्ट है, बिल्कुल बड़े स्तर पे ये सपोर्ट है, और ये मुझे लग रहा है कि बड़ा ये पूरा विषय है, और इस पे जनता को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस पे वास्तव में अंकुश लगाना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकारों के साथ जिस तरीके से दबाव और जिस तरीके की धमकी दी जा रही है, मुझे लग रहा है कि जनता का भी हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जनता के सपोर्ट के बिना हम नहीं चल पाएंगे। मैं अपील करना चाहता हूँ जनता से भी, हमारा नंबर कहीं ना कहीं हमारे पेजेस पे डला हुआ है, जिनके साथ में जो भी गड़बड़ी हुई है वो हमें संपर्क करें, हमें सपोर्ट करें, जिसके माध्यम से हम जनता की आवाज़ ऊपर तक सीएम तक पहुँचाएं। और सीएम साहब से भी हमारा यही आग्रह है कि ये जो भ्रष्टाचार है इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हों उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए।